जिनके जीवन में समस्या नहीं है उनका जीवन ही नहीं है। वो जीवन कैसा जिसमें समस्या ना हो? समस्या का नाम ही जीवन है। इस धरती पे आए हो तो समस्याएं होंगी। यदि नहीं है, आप मोबाइल पर गेम खेलते हैं, उस गेम में उतार चढ़ाव होता है। यदि उतार चढ़ाव हुआ ही नहीं तो वो गेम कैसा? बोलो हाँ। यदि उस गेम में कोई उतार चढ़ाव ही नहीं है, कोई संकट ही नहीं है, तो गेम ही नहीं। इसलिए संकट से घिरा हुआ जीवन होता है। समस्याएं सबके जीवन में होती हैं। आप जितने लोग बैठे हैं, कोई नहीं बचा जिसके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या ना आई हो। लेकिन आप लोग नहीं, महाराज हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आई यार। तुम पैदा भाई, ये भी एक समस्या है। तुम्हारी माँ से पूछना कितना दर्द हुआ था, नहीं हुआ था? तो क्या माँ को समस्या नहीं रही होगी? बड़ा दर्द, बड़ा रो रही थी तुम्हारी माँ। तो जन्म भी एक समस्या है, और मर जाओगे तो भी एक समस्या। घर वाले रोएंगे, लो महाराज अब काम कैसे करे, कौन कमाएगा? समस्या है घर में। कमाने वाली मर गया, समस्या खड़ी। तो जन्म भी समस्या है और मरण भी समस्या। करे तो करे क्या? अच्छा, एक बात और है। किस किस के जीवन में समस्याएं हैं? उठा लो हाथ जिनके जीवन में है। अभी कम उठा रहे थे, अब ज्यादा उठा रहे हैं। समस्याएं सबके जीवन में है, कोई नहीं बचा। लेकिन एक बात और है, जहां समस्या होती है वहां समाधान भी होता। इस धरती में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई ना कोई समाधान ना हो। यदि समस्या है तो समाधान जरूर होगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन आप गलती ये करते हैं कि जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो आप समस्याओं में ऐसे उलझ जाते हैं जैसे मकड़ी अपने जाल में शिकार को उलझा लेती है। आप समस्याओं में उलझ जाते हैं, जबकि समाधान भी आसपास होता है। आप इतने उलझ जाने से परेशान हो जाते हैं कि आपकी दृष्टि समाधान में नहीं जा पाती। जबकि यदि समस्या है तो बगल में समाधान भी है, लेकिन आप समाधान की तरफ नहीं जाती। आपका विवेक नष्ट हो जाता है। जब समस्या में आप उलझते हैं ना, तो आप सोचने विचारने की क्षमता समाप्त कर लेते हैं। गलत है आपका ये हिसाब। कितनी भी समस्याएं आए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि वो समस्याएं आ जाएं तो समस्याएं आए बड़ी, पर आप लगे आपको हलगरे छोटी है, जाने दो। यदि आप समस्याओं को जरा बड़ा मान लेंगे ना, तो वो समस्याएं आपको डुबा देंगी और आप समस्याओं से बच नहीं सकते। कहां जाएंगे बच के? जहां जाएंगे वहां समस्याएं। हाँ या ना? इसलिए समस्याओं को बड़ा ना मानो, इतने विवेकी बनो, इतने समझदार बनो, इतने टैलेंटेड बनो कि आपके आगे समस्याएं बौनी हो जाएं। और समस्याएं हैं तो समाधान। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इसका दूं और इस पूरी बात को क्लियर कर दूं। तो आज से आप समस्याओं में उलझेंगे नहीं, सदा समाधान की ओर नजरें दौड़ाएंगे। हमारे देश में आपने देखा होगा, न्यूज चैनलों में डिबेटें होती हैं। भारत की समस्याएं क्या क्या हैं? जैसे भारत की समस्याएं हैं, बाढ़ चल रही है। भारत की पहली समस्या, मेरे पास समाधान इतना बढ़िया है, कोई माने तो बाढ़ ही ना आए। हमारे देश की दूसरी समस्या है नदियों की अशुद्धि। नदियां गंदी हैं, शुद्ध कैसे किया जाए? कोई मेरी बात माने तो मैं 1 वर्ष के अंदर सारी नदियों को शुद्ध कर दूं, और कम से कम खर्चे में, और कभी अशुद्ध ना होंगी, इस गारंटी से। मेरे पास समस्याएं तो हैं, लेकिन उसके पहले मैं समाधान पर विचार करता हूं। किसका समस्या तो है ही, उस पर क्या डिस्कस करें? समस्या पर डिस्कस नहीं करना, समाधान क्या है इसका। मैं हमेशा समाधान पर चलने वाला व्यक्ति हूं, समस्याओं में उलझने वाला नहीं हूं।
तीसरा, हमारे देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, ये समस्या है। समस्या पर बात नहीं करता मैं कभी, मेरे पास समाधान है। कोई मेरे हिसाब से चले तो एक दो साल के अंदर पूरी बेरोजगारी समाप्त हो जाए। मैं अभी कहो तो आपको एक उदाहरण के साथ समझा दूं? चलो समझो। पहला, मैंने बताया कि बाढ़ समस्या है हमारे देश की। हजारों करोड़ का नुकसान हर बाढ़ में, हर बारिश में होता ही होता है। इस नदी में बाढ़ आई, उस नदी में, किसी न किसी नदी में बाढ़ आती ही आती है। अब ये हो गई समस्या। अभी भी हमारे देश में, पूरे देश को मिलाएं तो हजारों लाखों घर डूबे हैं अभी भी पानी में। वृंदावन में भी बहुत सारे घर डूबे हैं। ये तो समस्या हो गई कि बाढ़ है। अभी दिल्ली डूब गई, लाल किला तक पानी आ गया, लोगों के घर में 5-5 फीट पानी घुस गया, लाखों का नुकसान हो गया। भाई अपनी घर में घुस जाए तो नुकसान तो होता ही है। अब समाधान क्या है? समाधान ये है, सरकार को इस पर काम करना चाहिए कि बड़ी बड़ी नदियों को छोटी छोटी नदियों से कनेक्ट करना चाहिए। अब जैसे यमुना जी में पानी ज़्यादा है, लेकिन जो अगल बगल की यमुना जी से लगी और भी जो नदियां हैं अगल बगल में, वो नदियां सूखी पड़ी हैं, उनमें पानी कम है। पानी बरसा नहीं पर बाढ़ आ गई, क्योंकि कहीं बरसा तो पानी वहां से आया। तो एक नदी में पानी बहुत और एक नदी बिल्कुल खाली पड़ी है, तो क्या होगा? हमें नदियों को नदियों से जोड़ना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? जैसे मध्य प्रदेश में एक घटना, एक बढ़िया वाक्या हुआ। नर्मदा जी को क्षिप्रा नदी से जोड़ा गया। नर्मदा नदी, बात समझो, नर्मदा जी को किससे जोड़ा गया? माता क्षिप्रा से जोड़ा गया। तो क्षिप्रा खाली पड़ी रहती थी, उसमें नहाने के लिए भी पानी नहीं था। लेकिन जब नर्मदा को जोड़ा गया तो क्षिप्रा के तट पर रहने वाले लाखों किसान उस पानी से लाभान्वित हुए, पहला। दूसरा, नदी पर पानी होने से जमीन का वाटर लेवल ऊपर होता है। पानी का लेवल, जो जमीन का पानी है वो ऊपर आता है। हमारे देश में लाखों नदियां हैं, छोटी 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 छोटी। आपके शहर, आपके गांव में भी कोई ना कोई नदी जरूर होगी, क्योंकि पूरा देश हमारा नदियों से नसों टाइप का कनेक्ट है। तो बड़ी नदी को छोटी और छोटी को उससे छोटी और छोटी को उससे छोटी नदी से जोड़ दिया जाए तो ये पानी जो कॉलोनियों में घुस रहा है, ये छोटी से छोटी नदी में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक पानी नहीं। अभी देखो हमारे देश में कुछ एरिया में सूखा पड़ा और कुछ एरिया में पानी ज्यादा है। तो कनेक्टिविटी ऐसी, हजारों करोड़ सरकार अब बांटेगी। लो भैया नुकसान हुआ है, लो। अरे भैया नुकसान हो ही क्यों? वो जो लाखों करोड़ तुम बांट रहे हो, वो पैसा यदि नदियों को जोड़ने में खर्च करो तो एक बार खर्च करना पड़ेगा, सदा के लिए हो गया। आइडिया सही है? सही है? तो मेरे पास समस्या नहीं है, मेरे पास है समाधान। पहला, अब मैं दूसरा समाधान देता हूं। सरकार हजारों लाखों करोड़ खर्च कर चुकी है नदियों की सफाई के नाम पर। मैं सरकार का ये सारा पैसा बचा सकता हूं एक छोटे से आइडिया से। मेरे पास समाधान ये है कि नदियों को गंदा कहां से किया जाता है, पहले ये देखो। बड़े बड़े नाला, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नाले डायरेक्ट जाकर नर्मदा जी में, गंगा जी में और यमुना जी में मिलते हैं। अब होना क्या चाहिए कि बड़े बड़े जो आप देखेंगे यमुना जी इतनी गंदी हैं क्योंकि जितनी बड़ी यमुना है इतने बड़े बड़े नाले कई मिल रहे हैं, स्वाभाविक है पानी गंदा होगा। अब समाधान ये है कि जितने नाले मिल रहे हैं उन नालों को मिलने के पहले रोका जाए और वहां पर पानी, नाले के पानी को स्टोर किया जाए और उस पानी को साफ किया जाए, क्योंकि पानी अपने आप को साफ कर लेता है। आप गंदा पानी बाल्टी में भर लो, 2 घंटे के लिए छोड़ दो, अपने आप नीचे गंदा बैठ जाएगा, ऊपर साफ आ जाएगा। पानी अपने आप को साफ कर लेता है। तो जो नाले बड़े बड़े मिल रहे हैं उन्हें आधा किलोमीटर पहले मिलने से या थोड़ी दूर रोका जाए,
वहाँ पर पानी स्टोर किया जाए, वहाँ पानी को फिल्टर किया जाए और पानी साफ करके यमुना जी में मिलाया जाए, और जो कचरा है उसे वहाँ स्टोर किया जाए, उस कचरे की खाद बनाई जाए और किसानों को खाद दी जाए। यूरिया और डीएपी से मुक्ति मिल जाएगी, किसानों की फसल अच्छी होगी, खाद बनेगी, पानी साफ करके मिलाएंगे आप तो प्रदूषण का कोई सवाल ही नहीं है। बोलो हाँ। लेकिन पैसे कहाँ खर्च होता है? घाटों में। घाटों में लोग नहाते हैं, उनसे बोला जा रहे भाई तुम ये ना ऐसे ना, कचरा तो देखो, कोई साबुन लगा के नहाए गंगा जी में तो नहीं नहाना चाहिए, पर साबुन लगा के नहाने से गंगा जी दूषित नहीं होती। जो बड़े बड़े नाले मिल रहे हैं सबसे बड़ा कारण वो है, और वहां कोई ध्यान नहीं है, तुम साबुन मत लगाओ। कुछ लोग चाहते हैं हमारे देश में कि समस्याएं बनी रहें, क्योंकि समस्याएं बनी रहेंगी तो उन समस्याओं के नाम पर पैसा मिलता रहेगा। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग चाहते हैं कि समस्याएं नहीं तो समाधान। साहब क्या नहीं, किसका समाधान नहीं है बताओ मुझे। तीसरा, कहते हैं भारत में बेरोजगारी ज्यादा है। कोई बेरोजगारी नहीं होगी यदि मेरे सिद्धांत से कोई फॉलो कर ले और चले तो। अब देखो हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हो सकती है 1.5 से 2 साल के अंदर। कैसे? समस्याएं तो हैं, समाधान क्या है? आज तक किसी न्यूज चैनल पर आपने डिबेट पर समाधान पर चर्चा सुनी? हमारे यहाँ केवल समस्याओं पर चर्चा होती है। अरे ये समस्या है, ये समस्या। क्या मतलब चर्चा करने से तुम्हारा? समाधान क्या है? और समाधान निकाल लिए हो तो काम क्या उस पर स्टार्ट हुआ? यदि नहीं हुआ तो फिर मुंह चलाने का फायदा नहीं है। क्यों भैया? सही है। बेरोजगारी का मेरे पास समाधान मैं देता हूं, सुनो। मैं विचार करता हूं ना कभी कभी तो मेरे पास सारे समाधान रहते हैं, पर मैं बताऊं किसे? आपको बताता हूं। जब आप कभी बनना, देश के सर्वोच्च पद पर जाना तो करना, क्योंकि जो सर्वोच्च पद पर हैं वो सुनते नहीं हैं। बेरोजगारी के लिए मेरे पास एक छोटा सा उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप विस्तृत समझ लेना। जैसे हमारे देश में बैंक है, बैंक सवेरे 10 बजे खुलती है, ऐसा खुलती है मतलब ऐसा सरकारी कागज में लिखा है, खुलती तो 11 बजे है। कागजों में लिखा है कि 10 बजे ओपन होगी, पर आप जाओ 10 बजे तक शटर नीचे रहती है। किसी किसी बैंक में ईमानदार जो लोग हैं वो तो कर लेते हैं, बाकी अक्सर। अब हमारे यहां आपने देखा होगा 2-2:30 बजे लंच होता है बैंकों में। उस समय आप जाओ तो आपका काम नहीं होता, जबकि ऐसा रूल्स नहीं है। रूल्स सरकार ने ये नियम बनाए हैं कि कोई आएगा तो आप जितने कर्मचारी हो एक एक करके लंच करोगे। पूरी बैंक बंद करके अब शटर गिरा के लंच करते हैं आजकल तो। अब उस समय आधा घंटा के लिए लंच, आधा पौन 45 मिनट का लंच कर डालते हैं। जानते हैं 45 मिनट की कीमत क्या होती है? मैं एक समाधान दे सकता हूं। जैसे हमारे भारत देश में इतनी सारी बैंक हैं और लगभग उन बैंकों में लगभग मैं एक छोटा सा गणित लेके चलूं, 1 लाख कर्मचारी काम करते हैं। करते तो बहुत सारे हैं, मैं आपको समझाने के लिए 1 लाख समझाने के लिए मानो कि हमारे देश में इतनी बैंक हैं, उसमें 1 लाख कर्मचारी काम करते हैं। वो काम कब से कब तक करते हैं? 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक या 5 बजे तक। हमारे देश में 5 बजे बैंकें बंद हो जाती हैं। क्यों जी? सही है, लगभग। अच्छा, किसी को 6 बजे काम आ गया तो फिर बैंक तो बंद है। आपको पता है जो संडे की छुट्टी होती है, एक दिन की छुट्टी में बैंकों को करोड़ों का नुकसान होता है। एक दिन में पूरी भारत की बैंक जोड़ा जाए तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम 800-900 करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन का है। 1000 करोड़ कहूं तो भी आश्चर्य नहीं मानना आप। एक दिन की छुट्टी से बैंकों को कितना नुकसान होता है? हजारों करोड़। एक दिन की छुट्टी, संडे, ओनली संडे, और जो छुट्टी होगी वो अलग। इसलिए मेरे मन में एक दिन आइडिया आया, क्यों ना बैंकों को 2 भागों में डिवाइड किया जाए।
सवेरे 8 बजे से बैंक स्टार्ट की जाए। अब आप 10 बजे तक इंतजार करते रहो। अरे आदमी सवेरा हो जाता है तो काम पे लग जाता है। सवेरे 8 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक बैंक चालू होना चाहिए। और जो कार्यकर्ता कर्मचारी हैं वो 2 शिफ्टों में होने चाहिए। 8 बजे से लेकर के 1 बजे या 2 बजे तक वो अलग शिफ्ट चले और फिर 2 बजे से 8 बजे तक अलग शिफ्ट चले। तो 1 लाख लोग यदि अभी काम कर रहे हैं तो ठीक डबल हो जाएंगे, 2 लाख कर्मचारी हो जाएंगे। 1 लाख लोगों को रोजगार यूं मिल गया, पहला। दूसरा, अब जो बैंक बंद, जितनी देर बैंक बंद होती है उतना नुकसान होता है। तो अधिक समय तक खुली रहेगी बैंक तो अधिक लाभ होगा। लोगों को जो लाइन लगानी पड़ती है वो लाइन से बचेगा। दूसरा, आप एक काम करने के लिए बैंक में जाओ, छोटा सा काम क्यों ना हो, 20 से 25 मिनट खर्च हो जाते हैं, आधा घंटा। क्यों? आधे घंटे की 5 मिनट के काम को आधा घंटा ये 25 मिनट की कीमत कौन चुकाएगा? लोगों का समय बचेगा तो जो समय ये जा रहा वो समय कहीं और खर्च करेगा। समय कीमती है, समय क्या कीमती है? बोलो, समय। लेकिन हमारे देश में समय की कोई कीमत नहीं, इसलिए हमारा देश पीछे है, क्योंकि यहां समय का कोई ध्यान ही नहीं। अब हम सुना रहे हैं भैया, मोबाइल चला रहे हैं, देखो समय की कोई कीमत नहीं है। आप कुछ भी सुना डालो। समझ में आई बात? हमने बैंक के उदाहरण से समझाया, बाकी हर फील्ड में ऐसा हो सकता है, हर क्षेत्र में ऐसा हो सकता है। बहुत सारी सुविधाएं बढ़ सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। देश बड़ा है हमारा, लोग ज़्यादा हैं, सुविधाएं ज़्यादा दीजिए। उसके लिए चाहिए कि मैनेजमेंट बढ़िया हो, उसके लिए चाहिए प्लानिंग अच्छी हो, उसके लिए चाहिए कि आप ध्यान देते हैं क्या कामों में या नहीं। तो ये रही समस्याएं हैं तो क्या है समाधान। इसलिए हमें समस्याओं पर नहीं उलझना, सदा किस पर नजर रखना है? जोर से। तो आज से आप लोग कभी समस्याओं में नहीं उलझेंगे, तुरंत समाधान में नजर डालेंगे। कौन कौन? ये दास अनिरुद्ध कभी समस्याओं में नहीं उलझता, तुरंत समाधान की ओर चला जाता है। तुरंत ढूंढ लेता हूं मैं 1 घंटे के अंदर अपना समाधान क्या होना चाहिए। इसलिए आप परेशान होते, हम परेशान नहीं होते, क्योंकि हमारे पास समस्याएं नहीं समाधान है। और आपके पास समाधान एक नहीं है। बेटा गलत तो कोई समाधान नहीं, पत्नी गलत कोई समाधान नहीं, पति गलत नहीं, सबका समाधान है। सबका। बेटा यदि गलत है तो आप बेटे को समझाओ, नहीं माने तो उस पर छोड़ दो, उसके छोड़ दो, आप सब उससे मन हटा लो। कब तक पीछे पीछे लगोगे? भोगेगा कर्म दंड लेके। जो हर आदमी अपना कर्म दंड लेके आता है, कर्म भोगता है। कितना समझाओगे? रावण को सबने समझाया पर उसके भाग्य में जो था उसे मिला, अपयश था। आज भी पुतले जला रहे हैं। जो मिलना है मिलके रहेगा। इसलिए हुई है सोई जो राम रचि राखा। कोशिश करो, कर्म करो, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। यही तेरी मुश्किल आसान करेंगे, यही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार विश्वास कर। तो समस्याएं नहीं, क्या? जोर से बोल दो, क्या चाहिए? समाधान। कोई हमारे देश में हर शहर ऐसा है, सड़क बनाई जाती है, 2 महीने बाद खोद दी जाती है। 500 करोड़ रुपए लगा सड़क बनाने में और 200 करोड़ लगा सड़क खोदने में, हो गए 700 करोड़। क्यों खोद दिया भैया? अरे वो सीवर की लाइन भूल गए थे, अरे ये लाइन डालनी भूल। पहले कहाँ थी तुम्हारी खोपड़ी, कहाँ थे दिमाग? हम तो कहते हैं कि जितने ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं जो सड़क बना बना के खोद देते हैं, सरकारों को सब पता है। ये पब्लिक का व्यर्थ का पैसा गवा रहे हैं। आप बताइए, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आपके सारे शहर, जितने शहर हैं, आप किसी शहर से होंगे, आप किसी शहर से,
हर शहर की हमारे यहाँ ये समस्या है। पहले सड़क बनाई जाती है और फिर उसी सड़क को 2 महीने के बाद, कितने लोगों के शहर में ऐसा आलम है? उठाओ हाथ, देखो ये देश की समस्या है। एक शहर में 1000 करोड़ का खर्चा है, तो सोचो कि 1000 शहर में कितना खर्चा हुआ। कहां गया पैसा? यही पैसा जो सड़क बनाने खोदने में, अरे एक बार बनाओ ऐसी कि 50 साल चले और बीच में टूट जाए तो बनाने वाले को फांसी पर चढ़ाओ। क्यों रे ऐसे, क्यों भ्रष्टाचार किया? गारंटी से बनाओ, लिखित में लो कि तुम्हारा बनाया काम 100 साल तक चलना चाहिए, नहीं चलेगा फांसी, सीधा फांसी दो। जनसंख्या भी कंट्रोल होगी और काम भी ठीक होगा। सड़क बनी थी अभी सर्दियों में, बारिश आई, पहला पानी गिरा, उखड़ गई। इतना घटिया काम क्यों किया? सबको पैसा चाहिए, लोग चाहते ही नहीं हैं कि समाधान निकले, क्योंकि एक बार रोड बनी और 100 साल तक के लिए बन गई, तो फिर बार बार जो पैसा मिल रहा है वो कैसे मिलेगा? आप समझो, हम जैसे आम पब्लिक तो मूर्ख हैं साहब। ये लोग तो क्या चल रहा है आप समझ नहीं पाएंगे। समाधान सबका है, लेकिन कोई जाए समाधान में? कोई समस्या नहीं रहेगी। भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। ये भ्रष्टाचारी यदि फांसी पर लटक जाए तो सबको लटकाया जाए। भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाए, सीधा फांसी की सजा दो और चौराहे पर लटकाना, ताकि सब देखें। बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, सबको चौराहे पर फांसी। क्या होगा? डर होगा। अब हमारे यहां डर ही नहीं है। कितना भी बड़ा गुनाह करो आप, पैसे देके छूट जाएंगे आप। डर नहीं है, भय नहीं है, और भय बिनु होई न प्रीत। व्यवस्था ऐसे नहीं चलती, डर जरूरी है। सड़क बनती है, खुद जाती है, कौन? जो पैसा सड़कों में बर्बाद हो रहा, अच्छी सड़क बनाओ, एक बार बनाओ 100 साल के लिए। हम ये कहते हैं सड़क बनाओ, खूब बनाओ, एक बार बनाओ ना। एक शहर में 10 बार सड़क क्यों बनाते हो? एक बार बना डालो, हो गई 50 साल के लिए, 50 साल बाद देखेंगे। अब जो पैसा बार बार तुम उसमें यूज कर रहे हो, वो पैसा कहां खर्च करो? मैं बताता हूं पैसा कहां खर्च करना चाहिए। पैसा 3 जगह खर्च करना चाहिए सरकार को। पहली जगह शिक्षा में। हमारे देश में इतनी महंगी शिक्षा है कि गरीब आदमी तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। यदि शिक्षा फ्री होती तो हमारा पूरा देश शिक्षित होता। मजदूरी करने वाले का बेटा पढ़ ही नहीं पाता, कहां कॉलेज यूनिवर्सिटियों में इतने पैसा चुकाएगा? सरकार चाहती ही नहीं है कि देश पढ़े। चाहती तो आजकल सिलेंडर फ्री में मिल रहा है, टिकट फ्री में मिल रही है, बस में घूमो, है ना, ये फ्री में। नेता लोग सब फ्री में बांट रहे हैं। अरे कह दो नेताओं से कि हमें बिजली और राशन और ये सब फ्री में मत दो, ये तो कमा कर खा लेंगे। शिक्षा फ्री में दो ताकि बच्चे पढ़ें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बताओ, शिक्षा फ्री होनी चाहिए? बोलो हाँ। अमीर का बेटा भी वहीं पढ़े और गरीब का बेटा भी वहीं पढ़े, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन हम तो कब से चिल्ला रहे, कौन सुनता है? पहला, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। दूसरी, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। क्या फ्री होना चाहिए? चिकित्सा मतलब आजकल के लोग बीमारी से मर जाते हैं। गरीब आदमी 5 लाख का ऑपरेशन कहां कराएगा? अरे पूरे लोगों को, पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इलाज फ्री होना चाहिए। टैक्स सरकार लेती है और ले, लेकिन क्या फ्री होना चाहिए? चिकित्सा। कोई भी आए अपना इलाज कराए, आदमी मरे ना, किसी का बेटा ना मरे, किसी का पति ना मरे, किसी की पत्नी ना मरे। इसलिए ना मर जाए किसके पास पैसे नहीं थे।
एक देश, एक शिक्षा, एक चिकित्सा। कहीं भी इलाज कराए, महाराष्ट्र का आदमी उत्तर प्रदेश में इलाज करा सके और उत्तर प्रदेश का आदमी महाराष्ट्र में इलाज करा सके, गुजरात का आदमी बंगाल में इलाज करा सके, बंगाल का आदमी गुजरात में इलाज करा, मतलब पूरे भारत का कहीं भी कनेक्टिविटी हो, ये चाहिए। अब ना शिक्षा पर काम हो रहा है, ना चिकित्सा पर काम हो रहा है, और फ्री में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, फ्री में बस की टिकटें बांटी जा रही हैं। लो भैया घूमो दिन भर, पंचायत करो। इसी फ्री के चक्कर में श्रीलंका बर्बाद हो गया। अगला नंबर भारत का है यदि नहीं सुधरा तो। फ्री में खूब खाने की आदत हो गई है लोगों को, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का राशन, फ्री का सब। फिर करोगे क्या? जिस देश के लोग अकर्मण्य हो जाते हैं वो देश संकट में आ जाता है। इसलिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए। फ्री का मिले तो भी मत खाओ, फ्री का मिले तो भी मत लो, मेहनत ईमानदारी से लेने और खाने की कोशिश करो। बेईमानी और फ्री का नहीं, मेहनत करो, मेहनत करोगे स्वस्थ रहोगे। समझो, समझाओ। इसलिए चाहिए कि थोड़ा सा बढ़िया काम होना चाहिए। अब सरकार चिल्लाती है प्लास्टिक बंद करो, पॉलीथीन बंद करो। अरे भैया हम बंद करें? तुम सारी फैक्ट्रियों को फरमान जारी कर दो कि भैया कोई प्लास्टिक पॉलीथीन यूज नहीं करेगा, एक दिन में बंद हो जाएगी। अब तुम पब्लिक से कह रहे हो तुम, अब हमें पानी की बोतल खरीदनी है तो पानी की बोतल प्लास्टिक में ही मिलती है, पानी का पाउच पॉलीथीन में ही मिलता है। तो भाई आप बंद कराओ कि भाई कोई पॉलीथीन फैक्ट्री बंद कर दो, पॉलीथीन बनने की समस्या समाधान। पत्ते झड़ाने से ना होगा, पेड़ काट दो, अर्थात समस्याओं को जड़ से खत्म करो। अब जड़ से समस्याएं खत्म। अब देखो गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, छोटी सी लाइन लिखते हैं गुटखे में। जब हानिकारक है भैया तो बेच क्यों रहे हो? हानिकारक, एक तरफ आप कह रहे हैं गुटखा खाना हानिकारक है, गुटखा खाने से कैंसर होता, जब होता पता तुम्हें अक्कल है तो बेच क्यों रहे हो? क्यों नहीं बैन लगाते इन कंपनियों पर? क्यों लाइसेंस आप दे रहे हैं? जब हानिकारक है तो बंद करो। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो बंद करो। कौन बोलता कि पियो? नहीं, एक तरफ आप चिल्लाते हैं कि ये हानिकारक है, दूसरी तरफ बेचे भी जा रहे हैं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार लोग गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। इन्हें आप सुपर डुपर स्टार बनाते हैं। जुआ खेलना सही है या गलत है? जोर से। लेकिन आजकल बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार लोग जुए का प्रचार कर रहे हैं, ऐपों का प्रचार कर रहे हैं, और धीरे से बाद में क्या कहते हैं, इसमें वित्तीय जोखिम लगने की संभावना है, अपने जोखिम पर खेलें। जब जोखिम है तो खिलाओ क्यों? जब पता है कि जोखिम है जिस काम में तो क्यों खिलाओ? मतलब हद होती है बेवकूफ बनाने की, मूर्खता की। तुम्हारे बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है। जुआ का प्रचार हो रहा है, अंडे का प्रचार हो रहा है, शराब का प्रचार हो रहा है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। यह शराब का प्रचार नहीं तो क्या है? जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, यह शराब का प्रचार नहीं तो क्या है? आपके बच्चों को अश्लील पिक्चरें दिखाई जा रही हैं। तुम्हारी बेटियों को, ये कम कपड़े पहने बेटियां बाजार में क्यों घूमने लगी? ताकि अश्लील पिक्चर दिखाई गई, उन्हें लगा जब वो करती हैं तो हम भी करें। तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे समाज को, पूरे देश की संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। किस किस पर हम चर्चा करें, किस किस पर बात करें, और हमारे बात करने से होगा क्या? हम तो कर रहे हैं बात।
भारत देश की समस्याएं छोटी नहीं हैं। काम जहां होना चाहिए वहां काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए समाधान पर नजर होनी चाहिए। मित्रों, आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।